Hello and welcome to the Knowledge Source. So in this session, we are going to discuss about a very unfortunate incident that has happened 2 or 3 days back, under which a forest range officer in Maharashtra has committed suicide, and she has written a note in which she has alleged a person superior to her about the different atrocities committed against her. सो आज के सेशन में हम जानने की कोशिश करेंगे स्पेशली इस कॉन्टेक्स्ट के बारे में कि किस तरीके से ये जो लेडी फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर महाराष्ट्र में थी उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया है। और अपने उन्होंने सुसाइड नोट में लिखा है कि जो उनके सुपीरियर्स थे उनका इन्वॉल्वमेंट है इसमें, उनके ऊपर डिफरेंट एट्रोसिटीज़ कमिट किए जाते थे। और इवन उनके जो सुपीरियर थे वो बोलते थे कि अगर आप डिफरेंट फिजिकल जेस्चर उनके साथ अगर नहीं करती हैं तो आपके ऊपर शेड्यूल कास्ट एक्ट के थ्रू भी मैं आपके ऊपर केस करूंगा। तो स्पेशली ये जो सेशन होगा हमारे डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में हम ये डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि क्या ये जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट 1989 है, क्या उसकी मिसयूज़ हो रही हैं गवर्नमेंट में। अगर देखें हम पूरे अगर स्टेट्स जो आ रहे हैं उसके थ्रू अगर हम ये पूरा एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन आई वुड लाइक टू से यू कैन ज्वाइन थ्रू आवर टेलीग्राम चैनल एंड द फेसबुक चैनल हुज लिंक इज बीइंग गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑल्सो। सो अगर मैं बात करूँ 2 और 3 डेज बैक एक फीमेल रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर आरएफओ जो कि पोस्टेड थी अमरावती बेस्ड मेलागत टाइगर रिजर्व में, उन्होंने कमिट सुसाइड कर लिया है। और उन्हें अपने सुसाइड नोट में रिलीज किया है कि जो हरासमेंट उनके सुपीरियर्स के द्वारा उनके ऊपर कमिट किया जा रहा था, जिसके चलते वो अल्टीमेटली परेशान होकर ये सुसाइड उन्होंने कमिट किया। उन्होंने अपने सुसाइड नोट में अगर मैं बात करूं तो उन्होंने एलिज किया है विनोद शिव कुमार, एक नेम जो उन्हें आईएफएस ऑफिसर हैं। और उन्होंने डिफरेंट शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट के थ्रू अपने सुसाइड नोट में उन्होंने मेंशन किया है कि उनके ऊपर केस रेज करने की कोशिश भी की जा रही थी उनके जो सुपीरियर ऑफिसर थे। और इसके बाद इस सुसाइड नोट में ये भी मेंशन किया गया है कि जो ये शिव कुमार आईएफएस ऑफिसर थे उनको हरास करते थे, एक ल्यूड कमेंट्स पास करते थे और जो भी डिफ़िकल्ट असाइनमेंट्स प्रोवाइड करते थे अगर उनकी जो फिजिकल होने की अगर जो उनकी बात करते थे, और वो क्योंकि ऑफिसर ये डिनाई करती थी और जिसके चलते क्या उनको डिफ़िकल्ट असाइनमेंट्स प्रोवाइड किए जाते थे। और इन सब सारे चीज़ों से वो परेशान होकर अल्टीमेटली उन्होंने 2 और 3 डेज बैक उन्होंने सुसाइड कर लिया है। तो अभी हम देखते हैं कि ये जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट जो है 1989 का, वो किस तरीके से इवॉल्व हुआ। अगर मैं बात करूँ राइट आफ्टर द इंडियाज़ इंडिपेंडेंस, तो देखिए इंडिया की जो जर्नी थी आफ्टर इंडिपेंडेंस ये स्टार्ट होती है 1947 में। और इसके बाद क्या हम देखते हैं कि जो अनटचेबिलिटी की जो इश्यूज थी, क्योंकि वो पब्लिक डोमेन से वो जा नहीं रही थी और उनके जो केसेस पर प्रतिदिन अगर हम देखें बढ़ते जा रहे थे, तो 1955 का जो समय था उस समय एक प्रिडिक्शन आता है कि जिस तरीके से जो रैपिड अनटचेबिलिटी के केसेज और एट्रोसिटीज अगेंस्ट द शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहे थे, तो गवर्नमेंट उस समय क्या करता है कि एक लॉ लेके आता है जिसको हम लॉ उसमें बैन करता है कि अनटचेबिलिटी या फिर इस तरीके जो पनिशमेंट्स वहाँ पे 1 to 6 months की पनिशमेंट बात की गई थी। और जिस तरीके से जो रिलीजियस इन्फोर्सिंग जो हो रहा था उस समय उन सब चीज़ों पे भी लगाम लगाने की कोशिश गवर्नमेंट 1955 में करती है। इसके बाद आता है समय धीरे धीरे 1974 का। उस समय क्या होता है कि जो एट्रोसिटीज अगेंस्ट द शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के अगेंस्ट थी वो धीरे धीरे बढ़ते ही जा रही थी। और उस समय क्योंकि हमारे इंडिया के पास कोई भी ऐसा सेंट्रल फ्रेमवर्क नहीं था जहाँ पे इन सब चारे जो भी डेटाज आ रहे हैं उनको ट्रैक किया जाए, तो गवर्नमेंट क्या करती है कि जो एट्रोसिटीज लास्ट 20 ईयर्स में जो भी कमिटेड हुए हैं जो पब्लिक डोमेन में थे उनको एक टोटल डेटा के फॉर्म में लेने की कोशिश करती है। और उनके बेसिस पे अल्टीमेटली हम क्या देखते हैं कि 1989 का एक एक्ट बनाया जाता है जिसमें कि हम जानते हैं उसको नेम से शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट 1989। और उसका मेजर जो अगर मैं बात करूं जो मेजर फोकस था जिसपे कि डिफरेंट अगर बात करूँ सेक्टर्स पे ये ध्यान दिया गया था, जैसे कि आपको इस 1989 में ये जो एक्ट लाया गया उसमें ये मेंशन किया गया था कि अगर कोई क्राइम या फिर जो किसी तरीके की अगर पनिशमेंट या किसी तरीके की इन्वॉल्वमेंट होती है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के अगेंस्ट, तो वहाँ पे सबसे पहले तो थॉरो इन्वेस्टिगेशन होगा। और ये जो इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा वो डिप्टी सुप्रिटेंडेंट पुलिस के नीचे के ऑफिसर्स के द्वारा नहीं किया जाएगा, यानी कि ओनली डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस तक ही जो ऑफिसर्स रेंज के हैं वो इस तरीके के जो
क्राइम्स हो रहे हैं उनमें वो इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसके बाद डेडलाइन इसमें भी शिफ्ट फिक्स किया गया था, जहाँ पे ये बात की गई थी कि जो जिस तरीके की कमिटमेंट ये इस तरीके की होती है अगर क्राइम्स, तो उसमें 30 डेज के अंडर कोई भी अथॉरिटी है इन्वेस्टिगेट करेगी और उसको चार्जशीट के फॉर्म में सुप्रीम कोर्ट के अंदर या कोई भी हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट के अंदर उसको सबमिट करेगी। इसके बाद इसमें नॉन बेलेबल ऑफेंस जो है इसको बनाया गया कि इसमें एंटिसिपेटरी बेल अगर किसी को चाहिए कि अगर मान लीजिए कमिट हो गया सुसाइड या फिर कमिट हो गया इस तरीके से एक्ट, जो अगर मैं बात करूँ एट्रोसिटीज अगेंस्ट द शेड्यूल कास्ट या फिर शेड्यूल ट्राइब्स, तो इसमें अगर कोई पर्सन पहले नन एंटिसिपेटरी बेल पहले ही लेना चाहे तो उस तरीके में ही इसमें ये डिनाइल है कि इसमें आपको बेल नहीं मिल सकता है। इसके बाद जो है पनिशमेंट की बात की गई थी कि ये पनिशमेंट जो होता है इसमें हार्सेस्ट ऑफ पनिशमेंट इसमें प्रोवाइड किया जाएगा, ऑफिशियल अकाउंटेबिलिटी इसमें फिक्स की जाएगी और फाइनेंशियल रिहेबिलिटेशन और ट्राइबल असिस्टेंस भी प्रोवाइड किया जाएगा अगर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के कम्युनिटीज हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो भी हमारे पास ये एक्ट बनाया गया था वो कितनी स्ट्रेंथन फॉर्म में बनाया गया था कि अगर कोई भी इस तरीके के जो एक्ट्स कमिट किए जा रहे हैं या फिर जो एट्रोसिटीज कमिट की जा रही हैं उनके ऊपर बहुत ही तेजी से लगाम लगाया जाए और उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि क्योंकि ये जो एक्ट जो है वो इतना मजबूत है, इसकी जो लूप होल्स है या फिर मैं बोलूँ जिस तरीके से मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एट्रोसिटीज जो कमिट किए जा रहे हैं वो नहीं हो रहे हैं, बेशक एट्रोसिटीज जो कमिट किए जा रहे हैं अगेंस्ट द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स आर ऑन द हायर साइड, बट द फैक्ट रिमेन्स द सेम इज दैट कि जो ये एक्ट्स बनाए गए हैं इन एक्ट्स की जो मिसयूज हो रही है, जहां पे हम फॉल्स एलिगेशंस देख रहे हैं, जहां पे इस लूप होल्स को यूटिलाइज करके अपने जो प्रॉफिट की बातें की जा रही हैं डिफरेंट ये शेड्यूल कास्ट या फिर शेड्यूल ट्राइब्स के कम्युनिटीज की, ये भी एक बहुत ही तेजी से रैपिड तरीके से इंक्रीज हमें लास्ट कुछ सालों में देखने को मिला है। सो अगर मैं बात करूं कि 2016 में अमेंडमेंट करके कुछ और भी इसमें एक्ट्स लाए गए जहां पे कि इस जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट जो है 1989 का, इसको इम्प्रूव किया जा सके या इसको और मजबूत किया जा सके। इसमें वर्ड्स कुछ यूज किए गए जैसे कि ऑफेंसेज अगर एट्रोसिटीज अगर कमिट किए जा रहे हैं, जैसे कि किसी का बाल मोड़ देना, किसी का मूछें निकाल देना, या फिर कुछ ह्यूमन या फिर एनिमल के जो कार केसेस हैं उनको कैरी आउट करना, या फिर अगर मैं बात करूँ कैंडिडेट्स जो हैं वो नॉमिनेशन फिल कर रहे हैं तो उस समय जो क्या होता है, या फिर वोमेन के अगेंस्ट कुछ ऐसे ल्यूड कमेंट्स पास कर देना जो कि शेड्यूल कास्ट और या फिर शेड्यूल ट्राइब्स के कम्युनिटीज से बिलोंग करते हैं, तो इसके अंडर डिफरेंट एट्रोसिटीज के लिए कमिट किए जाते हैं। तो इसमें आईपीसी के ऑफेंसेस भी इंट्रोड्यूस किए गए ताकि इसको और मजबूत किया जा सके और हार्सेस्ट ऑफ पनिशमेंट इसमें इंक्लूड किया जा सके, जो इस तरह के कमिट इस तरह के क्राइम करते हैं उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सके। लेकिन अभी आता है समय 2018 का। 2018 में एक पीआईएल फाइल किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में, जहां पे ये बोला जाता है कि ये जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एट्रोसिटीज एक्ट 1989 है, इसकी मिसयूजेस हो रहे हैं, जो कि पब्लिक डोमेन में उसकी डेटा इनएडिक्वेट है, लेकिन इसकी मिसयूजेस हम डिफरेंट लेवल्स पे देखने को हमें मिल रहा है। तो इसमें क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है इन द मार्च 2018, और इसमें क्या सुप्रीम कोर्ट बोलता है, आप ध्यान से सुनिए। इसमें सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि प्राइवेट जो पिटिशंस फिल किया गया था उसके रिस्पॉन्स में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो एक्ट है ये प्रायर नोड फॉर्म जो है ऑफिशियल को ये ग्रांट करता है, और इसमें क्या होता है कि जो एंटिसिपेटरी बेल की प्रोविजंस है उसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आपको एंटिसिपेटरी बेल भी प्रोवाइड की जाएगी, जो कि पहले 1989 में एंटिसिपेटरी बेल जो था उसका डिनायल था, लेकिन इसमें 2018 में मार्च में सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि आपको एंटिसिपेटरी बेल प्रोवाइड किया जा सकता है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो भी, क्योंकि 1989 में ये मेंशन था कि अगर इस तरीके के एट्रोसिटीज कमिट होते हैं और कोई भी कम्युनिटी या फिर कोई भी पर्सन फ्रॉम द शेड्यूल कास्ट या फिर शेड्यूल ट्राइब्स अगर पुलिस के पास जाता है और एफआईआर करता है तो उस समय डायरेक्ट पहले किसी भी पर्सन की वो अरेस्ट होगी। लेकिन अभी क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि सबसे पहले कोई भी पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकता है, 7 डेज के अंदर उसको क्या करना पड़ेगा, 7 डेज के अंदर उसको सबसे पहले प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। उसमें ये देखना पड़ेगा कि क्या ये जो एफआईआर दर्ज किया गया है शेड्यूल कास्ट या फिर शेड्यूल ट्राइब्स की कम्युनिटी के द्वारा, क्या इसमें ये सच्चाई है, और इसके बेसिस पे ही इन्वेस्टिगेशन करने के बाद 7 डेज के अंदर
एफआईआर दर्ज हो सकता है। तो इसके बाद क्या हुआ कि सुप्रीम, इसके बाद इसके रिस्पॉन्स में सेंट्रल गवर्नमेंट और फिर डिफरेंट स्टेट कम्युनिटीज जो हैं पूरे इंडिया में शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स के, उन्होंने अपना इसके अगेंस्ट पूरा रैपिड तरीके से इसका प्रोटेस्ट किया। लेकिन अभी आपको ये देखना है, मैं आपको एक स्टैट्स के थ्रू आपको थोड़ा दिखाने की कोशिश करता हूँ मिसयूज किस तरीके से शेड्यूल कास्ट या फिर शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट का हो रहा है। तो 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि जो प्रोविजन था कि ऑटोमेटिक अरेस्ट ऑफ दोज हु वाज अक्यूज्ड अंडर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, तो इसमें क्या था कि ये मैंडेटरी कर दिया पुलिस को कंडक्ट प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन आप 7 डेज तक कीजिए, और इसके बाद जो भी इन्वेस्टिगेशन में आपको पता चलता है इसके बाद आप एफआईआर कीजिए या फिर ना कीजिए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जज के बेंच ने यह भी उस समय कहा था कि जो ये ब्लैकमेलिंग हो रहा है इस एक्ट के थ्रू और इनोसेंट सिटीजन्स के अगेंस्ट जो भी इवन पब्लिक सर्वेंट्स अगर वर्क कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो ये कास्टिज्म की जो परपेचुएशंस हैं और जो कोर्ट है जो है वो क्या कर रहा है कि अगर मान लीजिए अगर कभी कोई पब्लिक सर्वेंट को किसी के अपने सबऑर्डिनेट के अगेंस्ट कोई एक्शन लेना है, तो अगर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के अगेंस्ट हमने कई बार देखा है कि वो जो पर्सन सबऑर्डिनेट हैं उनके अगेंस्ट एफआईआर फील कर देता है कि वो हमारे ऊपर डिफरेंट हमारे जो कास्ट से बिलोंगिंगनेस है उनके ऊपर क्वेश्चन रेज कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का इन्होंने ये भी इसमें कहा कि इस तरीके के भी हमारे पास केसेस आ रहे हैं। और आपको मैं बताऊं एनसीआरबी के जो अगर एनुअल डेटा रिपोर्ट जो फिल पब्लिश करता है अपना, उसके थ्रू आपको बता रहा हूं कि जो एनुअल स्टैटिस्टिक्स है एनसीआरबी का, उसमें यह पाया गया था कि 2009 से 2014 के बीच में जो शेड्यूल कास्ट के केस अगेंस्ट जो केसेस हैं वो 40% तक इंक्रीज हो गए। और वहीं अगर मैं शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में बात करूं तो 118% तक इंक्रीज हो गए। लेकिन आपको यह भी देखना है कि जो ये कन्विक्शन रेट है अंडर द बोथ दिस कम्युनिटीज वो बहुत ही तेजी से डिक्रीज हुए हैं एज कंपेयर टू द एनुअल एवरेज ऑफ द क्राइम इन इंडिया। इसमें आपको मैं बताऊं कि देखिए जो ब्यूरो है वो 10 ईयर के एक पीरियड को एक डेटा खंगालता है। उसमें यह पाया जाता है कि 2007 से लेकर 2016 के बीच में जो कन्विक्शन रेट था वो शेड्यूल कास्ट का था वो 28.8% था। वहीं अगर शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में बात करूं तो वो कन्विक्शन रेट था 25.2%। और एनुअल केसेस एनुअल क्राइम रेट्स इन इंडिया उसका कन्विक्शन रेट है 42.5%। तो आपको ये डेटा जो है आपको क्लियरली शो कर रहा है कि जो जिस तरीके केसेस फील्ड हो रहे हैं सुप्रीम शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड, उनकी कहीं ना कहीं केसेस तो आपको ये पावर दे रहा है कि आप एफआईआर रेज कर सकें। लेकिन जो कन्विक्शन जब प्रूफ की बात आती है तो उसमें कहीं ना कहीं वो एक बहुत ही बड़ा डेटा मिसमैचेस हो रहे हैं, जहां पे हमें देखने को मिल रहा है कि वो कन्विक्शन जो रेट है वो कहीं ना कहीं हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये कहीं आपको ये भी एक एक तरह से आपको ये बता रहा है कि जो हमारे अंदर जो हम डिफरेंट तरीके के एक्ट्स बनाते हैं, आप डाउरी एक्ट लीजिए, उसकी मिसयूजेस के चांसेस कितने हैं, उसके लो फेल्स उसमें कितने हैं, जो कि जो भी पर्सन अगर उसको यूटिलाइज करना चाहे अपने बेनिफिट्स के लिए उसको किया जा सकता है। So I really hope you guys have understood the whole crux of this session. So that's it for today. Thank you as always for joining.